साथियों, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इस दौरान आपने आचार संहिता के बारे में कई बार सुना होगा। आचार संहिता को लेके कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, जैसे कि आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, ये कब लागू होती है, ये कब तक लागू रहती है और इसका इतिहास क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लागू किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है और ये किन पर लागू होती है। साथ ही इसके लागू होने के बाद क्या क्या परिवर्तन आते हैं और मूलभूत प्रश्न अगर अपन बात करें कि इसमें दिशा निर्देश और नियम कौन कौन से होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है और अगर इसका उल्लंघन हो तो उस समय कौन सी कार्रवाई संभव है। साथ ही वर्तमान समय में कौन सी तकनीकें इसमें प्रयोग में ली जा रही है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंतर्गत। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं सोहन सिंह सारंगदेव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सोशल विजडम JVN पर। आज हम मिले हैं एक नई वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा आचार संहिता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आदर्श आचार संहिता या फिर हम बात करेंगे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की। साथियों, इलेक्शन के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, नेताओं, मंत्रियों या समर्थकों के द्वारा किस प्रकार का आचरण या व्यवहार किया जाना चाहिए, उससे संबंधित जो दिशा निर्देश और नियम होते हैं उन्हें हम आचार संहिता कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आचार संहिता क्या होती है। तो साथियों, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु चुनाव आयोग द्वारा कुछ दिशा निर्देश और नियम लागू किए जाते हैं और इन्हीं दिशा निर्देशों और नियमों को अपन आचार संहिता कहते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव वहाँ की बुनियाद मान सकते हैं। और हमारे जैसे देश में जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई तरह की समस्याएं सामने आती है, कई घटनाएं सामने आती है। इन समस्याओं को, इन घटनाओं को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं और इसके लिए एक अच्छा माध्यम हमारे पास क्या होता है, आचार संहिता। तो साथियों, आचार संहिता क्या होती है ये हमने बात की, लेकिन आचार संहिता लागू कौन करता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आचार संहिता को चुनाव आयोग लागू करता है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि आचार संहिता कब लागू होती है। तो दोस्तों, आचार संहिता जिस दिन चुनाव आयोग के द्वारा जिन राज्यों में या जिस राज्य में चुनाव की घोषणाएं की जाती है, उस दिन से ही आचार संहिता लागू मानी जाती है। अगला प्रश्न ये है कि ये चुनाव आचार संहिता कब तक लागू रहती है। तो आप बता सकते हैं कि चुनाव के नतीजे आने तक ये लागू रहती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो जाने तक आचार संहिता लागू रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इतिहास की, कि सबसे पहले इसको कहाँ प्रयोग में लिया गया था। तो एक जनरल जो चीज़ है इसके बारे में वो ये है कि आचार संहिता का निर्माण किसी कानून के अधीन, कानून के तहत न होकर सभी राजनीतिक दलों की सहमति से हुआ है। तो ये बात अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अलावा अपन अगर बात करें कि सबसे पहले इसका प्रयोग कब हुआ, तो 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। इसके बाद 1962 में लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों में इसे वितरित किया गया था। इसके बाद 1968 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के आग्रह पर इसका अनुपालन हुआ और इसके बाद से ही आचार संहिता का पालन सभी चुनाव में होता आ रहा है। तो ये हमने इसके कुछ इतिहास की बात की। आगे बात करें अपन की इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इसे लागू किया जाता है। तो जैसा कि हमने बात की इसमें कि चुनाव के दौरान कई तरह की घटनाएं हमारे सामने आती है, हम देखते हैं, सुनते हैं, कुछ समस्याएं हमारे सामने आती है। तो इन समस्याओं और घटनाओं की अगर अपन बात करें तो पहली चीज जो अपन डिस्कस करें कि धन बल का प्रयोग होता है। अत्यधिक धन का प्रयोग, बल का प्रयोग चुनाव में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि हमें चुनाव के दौरान चुनावी हिंसा भी देखने को मिलती है, विभिन्न गुटों के बीच में लड़ाई या फिर मुठभेड़ देखने को मिलती है। दूसरा, जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, तो ये भी गलत है इसमें, है ना। और सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करना जैसी घटनाएं हमारे सामने आती है। बूथ कैप्चरिंग, किसको कहते हैं बूथ कैप्चरिंग, जैसे कि दमखम से पोलिंग बूथ को या फिर मतदान केंद्र को अपने कंट्रोल में करना और जो वोटिंग है उसको अपने फेवर में करवाना, इसको अपन बूथ कैप्चरिंग कह सकते हैं। इसके बाद गलत तरीके से बैलेट बॉक्स को भरना या फिर उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसे लूटना, इस तरह की घटनाएं। और साथ ही आप ये कह सकते हैं कि सत्ताधारी दलों अथवा नेताओं द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना। तो ये कुछ समस्याएं थी, कुछ घटनाएं थी जिनको हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक कम कर सकते हैं और इसके लिए ही हम कह सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता की आवश्यकता होती है। आगे बात करें अपन
कि उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य अपन बात कर ही चुके हैं कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में करवाना इसका प्रथम उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि लागू होने पर क्या होता है। ये इसका अगला प्रश्न है कि इसके लागू होने पर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जैसे कि आप जनरल चीज जानते होंगे कि सरकारी कामकाज जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, कई तरह की पाबंदियां लग जाती है, अंकुश लग जाते हैं सरकारों पर, प्रशासन पर। तो पहला तो यही है ना, कि सरकारों और प्रशासन पर कई अंकुश या पाबंदियां लग जाती है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाते हैं और उनके अंडर में काम करते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं इसमें कि सत्ताधारी दलों और मंत्रियों के लिए, जिनके पास पावर होती है, जिनकी सरकार होती है, और उनके लिए विशेष दिशा निर्देश लागू हो जाते हैं ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, अपनी पावर का मिसयूज ना हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, और आगे हमें देखना है कि आचार संहिता लागू किस पर होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें कि जितने भी मान्यता प्राप्त दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उन सब पर आचार संहिता लागू होती है। साथ ही इसमें जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन पर लागू होती है, नेता मंत्री सब पर लागू होती है। साथ ही साथ संबंधित राज्य सरकारों पर जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर भी आचार संहिता लागू होती है। और एक विशेष बात आप ध्यान में रखें कि संबंधित राज्य या राज्यों के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू हो जाती है। जैसे कि राजस्थान में चुनाव होने हैं तो राजस्थान में आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के साथ साथ केंद्र सरकार के ऊपर भी आचार संहिता लग चुकी है। कोई भी गतिविधि जो केंद्र सरकार राजस्थान में करने वाली है उसे आचार संहिता के दायरे में रहकर ही करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है साथियों कि इसके दिशा निर्देश और नियम कौन कौन से होते हैं। दिशा निर्देश और नियम जो कि एक महत्वपूर्ण इसका एक पार्ट है, सेक्शन है, तो उसमें अपन पहला जो बात करें इसका कि क्या नियम है वो है धर्म, जाति या किसी अन्य आधार पर वोट की अपील नहीं की जा सकती। धर्म के नाम पर वोट मांगना, जाति के नाम पर वोट मांगना या फिर किसी भी आधार पर वोट मांगना, ये पूरी तरह से गलत होता है। वोट की अपील इस तरह से नहीं की जा सकती। दूसरा, चुनाव प्रचार हेतु मंदिरों, मस्जिदों या अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। आगे बात करें अपन नेक्स्ट कि ऐसी किसी भी गतिविधि पर रोक होती है जो विभिन्न जातियों, धर्मों के मध्य घृणा, तनाव या अशांति फैलाने का काम करे। ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करनी है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़े या अशांति फैलाए। दूसरा, इसमें अपन आगे बात करें नेक्स्ट कि आलोचना करने का अधिकार तो होता है किंतु निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। साथियों, आलोचनाएं होती है क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान विभिन्न पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती है, आलोचनाएं करती है, और जैसे कि सत्ताधारी दल के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगते हैं। उनकी नीतियों को उजागर किया जाता है, गलत नीतियों को जनता के सामने लाया जाता है, रॉन्ग डिसीजंस को जनता के सामने लाया जाता है। और ये काफी हद तक ठीक भी है क्योंकि जनता को कब पता पड़ेगा, जब उनकी आलोचनाएं होगी, उनके डिसीजंस जब जनता के सामने आएंगे, तो ये ठीक होता है। लेकिन इसके दौरान क्या है कि किसी भी व्यक्ति का, जो कि नेता हो सकता है, उम्मीदवार हो सकता है, मंत्री हो सकता है, उसके निजी जीवन पर कोई किसी तरह की टिप्पणी, पर्सनल लाइफ पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट की सरकारी धन से किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने वाले कार्य नहीं किए जा सकते। इस बात को भी अपन ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कि किसी भी प्रकार की संपत्ति पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स या लाउड स्पीकर लगाने से पहले जहां आप लगा रहे हैं तो संपत्ति के मालिक से पूर्व अनुमति आपको लेना जरूरी है, लगाने से पूर्व। नेक्स्ट देखिए आप इसमें कि किसी भी स्थान पर सभा या जुलूस का आयोजन करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है, और स्थानीय पुलिस को सभा या जुलूस का समय, स्थान आदि की सूचना भी पूर्व में देना आवश्यक है। जैसे कि जुलूस का समय क्या रहेगा, क्या रूट रहेगा, किस समय स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, और सभा है तो सभा का स्थान क्या रहेगा वगैरह। इस तरह की जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, इनके बारे में पुलिस को पहले बताना ज़रूरी है ताकि पुलिस ज़रूरी इंतज़ाम कर सके, क्योंकि इन सब के चक्कर में फिर बाकी लोगों को समस्याएं ना हो, तो उससे पहले ही कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं को पहले ही ठीक कर लिया जाता है, ज़रूरी इंतज़ाम कर लिए जाते हैं। इसलिए पुलिस को पहले सूचना देनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है चुनाव के दौरान या उससे पूर्व पैसा या शराब बांटने की अनुमति नहीं होती है। चुनाव के दौरान भी आप देखते होंगे शराब पिलाना, पैसे बांटना, तो इन सबसे क्या होता है कि मतदाताओं को लुभाना होता है, उन्हें आकर्षित करना होता है, उनका वोट लेना होता है। ये सारी चीजें इलीगल है, गलत है, आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर सरकारी निधि से, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है, सरकारी निधि से कोई भी मंत्री किसी भी प्रकार का भुगतान या अनुदान नहीं दे सकते। इस बात को ध्यान में रखें।
नेक्स्ट अपन बात करें इसमें कि सरकारी खर्च पर कोई भी विज्ञापन समाचार पत्रों एवं जनसंचार माध्यमों से जारी नहीं किया जा सकता, और ऐसे विज्ञापन में क्या हो कि जिसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र हो, तो ये नहीं किया जा सकता। इसके बाद अपन बात करें कि मंत्री चुनावी दौरों के दौरान सरकारी वाहनों, भवनों, कर्मचारियों इत्यादि का प्रयोग चुनाव के लिए नहीं कर सकेंगे। आगे देखिए आप, सत्ताधारी दलों के मंत्रियों नेताओं द्वारा किसी सार्वजनिक सुविधा जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इस तरह की सार्वजनिक सुविधाओं की घोषणाएं नहीं कर सकते, क्योंकि इससे होता क्या है कि हो सकता है 5 साल में कोई काम ना किया और फिर लास्ट टाइम में इस तरह की घोषणाएं कर देने से मतदाता आकर्षित हो जाते हैं और वो सही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। नेक्स्ट देखिए आप इसमें कि सरकार या विभाग में कोई तदर्थ या फिर एडॉक नियुक्ति नहीं की जा सकती। यहाँ एडॉक का तात्पर्य होता है कि किसी विशेष पर्पज से, स्पेशल पर्पज से कोई अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा पॉइंट इसमें है कि हेलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगलों, सरकारी गेस्ट हाउस, इस तरह की जो सार्वजनिक जगह होती है, यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों का एक समान अधिकार होता है। ऐसा ना हो कि किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार को ही फायदा हो, इसका फायदा या फिर इन जगहों का फायदा सबको एक समान रूप से होना चाहिए, कुछ शर्तों के साथ में। तो साथियों, ये थे आचार संहिता से जुड़े दिशा निर्देश और नियम, और इसके बाद हम बात करें कि अगर आचार संहिता के इन दिशा निर्देशों और नियमों का उल्लंघन होता है तो उस समय कौन सी कार्रवाई संभव है। तो पहला आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर चुनाव आयोग FIR दर्ज करवा सकते हैं, या फिर जो उम्मीदवार है उसकी उम्मीदवारी पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो ये इस तरह की कार्रवाई जो है ना वो संभव है। इसके बाद अपन बात करें कि वर्तमान में कौन सी तकनीकें इसमें प्रयोग में ली जा रही है। तो पहला अपन डिस्कस करें इसमें सुगम, फिर उसके बाद इसमें आता है नेशनल कंप्लेंट सर्विस, शिकायत करने के लिए एक सर्विस आप इसमें कह सकते हैं, इलेक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, और चौथा इसमें है सी विजिल ऐप। जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हैं, एक ऐसा एप्लीकेशन है सी विजिल ऐप जिसके माध्यम से आप आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि इसमें रिपोर्ट कैसे कर पाएंगे अपन। तो आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित आपको 2 मिनट का वीडियो इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करना होता है। साथ ही आप इसकी जगह फोटो भी डाल सकते हैं, उल्लंघन से संबंधित फोटो आप यहाँ पर डाल के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और निश्चित समय के बाद इसकी कार्रवाई यहाँ पर होती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आचार संहिता से जुड़े कई पहलुओं पर विचार किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आचार संहिता से जुड़े कई सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।